स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जैसा कि आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं, बूलियन अलजेब्रा होगा हमारा। और बूलियन अलजेब्रा में हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ आइडेंटिटीज़ हैं उनको याद करेंगे और उन आइडेंटिटीज़ पे ही हम लोग के क्वेश्चन आएंगे। कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया होगा, उससे आप डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम से आप निकाल सकते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। हमने आपसे कल भी कहा था कि ये क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में आता है कि हम लोग कैसे आउटपुट निकालते हैं, हम लोग किस तरीके से आउटपुट को फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई लॉजिक डायग्राम दिया हुआ है, कोई लॉजिक डायग्राम हमारा दिया हुआ है, तो उस पर हम लोग किस तरीके से आउटपुट को फाइंड आउट करते हैं। एक क्वेश्चन हर कंपटीशन में आपको मिलेगा, 2-4 गेट लगा देगा और गेट लगाने के बाद आपसे कहेगा कि आप उसका आउटपुट बताइए, मतलब जो लास्ट में फाइनल आउटपुट आएगा उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। हो सकता हो बहुत सारी आइडेंटिटीज़ अप्लाई करने के बाद वो मिनिमाइज़ हो जाए। ठीक है, तो आपको मिनिमाइज़ करके निकालना है। आपको मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स में उस बूलियन एक्सप्रेशन को लिखना होता है कि फाइनल जो लास्ट में आउटपुट आएगा वो क्या होगा। ठीक है, इसी फोकस करना है, इसी कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ आइडेंटिटीज को नोट करेंगे कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि उसका मान क्या होगा। एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा देते हैं, हमारे बीपीएससी टीआरई 4.0 के कंप्यूटर साइंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 9628959237 पे 8318489291 पे कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं और जो भी आपको जानकारी चाहिए सारी की सारी जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। हमारे बैच में क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, लाइव क्लासेस हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन है, टेस्ट सीरीज़ है और कंप्लीट नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस है, 3499। इतने में इतना बड़ा पैकेज मिल रहा है, बहुत लाभकारी है आपके लिए, आप इसका लाभ उठाएं। चलते हैं, हम लोग ने कहा था कि बूलियन एक्सप्रेशन को देखेंगे कि बूलियन एक्सप्रेशन में होता क्या है कि हम लोग क्या क्या करेंगे, उसके साथ कुछ काम करेंगे। कल हम लोगों ने क्या बात किया था, कल जो था, कल के टॉपिक में लॉजिक गेट्स के बारे में बात कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, लॉजिक गेट्स जो था वो हम लोग का ओके हो चुका है और उसमें हम लोगों ने सारे के सारे गेट्स और ट्रुथ टेबल देखा था। उससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें आपको हमने कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, अभी पहले कुछ बूलियन अलजेब्रा पे काम करेंगे, उसके बाद कुछ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स जैसे एडर हो गया, हाफ एडर हो गया, फुल एडर हो गया, दोनों में क्या अंतर है, उसका लॉजिक डायग्राम कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं वो देखेंगे। चलिए, आज की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ हम लोग क्या करेंगे, बूलियन आइडेंटिटीज को लिखेंगे। ठीक है, एक एक करके आप लोग आइडेंटिटीज को नोट करते जाइएगा कि क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए क्योंकि इनका यूज करके हम लोग अपने एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करेंगे। बेसिक आइडेंटिटीज फॉर बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, इनका हमको नॉलेज नहीं होगा तो हम किसी भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिनिमाइज कर लेना है, एक एक करके नोट करना है। देखिए, अगर कोई इनपुट x है, सबसे पहला मैं लिखता हूं, अगर कोई इनपुट x है तो x + 0, मतलब x में
0 को जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी x प्लस 0 इज इक्वल टू x। इसको नोट करते रहिए, क्यों? क्योंकि जब हम लोग अपने बूलियन एक्सप्रेशन पे जाएंगे तो जो क्वेश्चन का मिनिमाइजेशन होगा वो इनके हेल्प से होगा। कुछ कॉमन करेंगे, कॉमन करने में कुछ बचेगा और उसको फिर विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, इसी आइडेंटिटीज से उसको मिनिमाइज कर देंगे तो हमारा फाइनल आउटपुट निकल जाएगा। चलिए दूसरा क्या होता है? दूसरा अगर हम लोग लिखना चाहेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा पैनल का दिक्कत हो रहा है। x प्लस 0 इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये कम्यूटेटिव भी होता है। कम्यूटेटिव मतलब होता है क्रम विनिमय नियम। चाहे x में 0 को जोड़ो और चाहे 0 में x को जोड़ो, बोथ आर सेम। एडिशन ऑपरेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मतलब चाहे x में 0 को जोड़िए चाहे 0 में x को जोड़िए, दोनों का मतलब एक ही है। तो चाहे 1 प्लस एक्स करिए और चाहे x प्लस 1 करिए, दोनों का मान क्या आएगा? एक ही आएगा, ठीक है, दोनों का मान एक ही आएगा 1। चलिए तीसरी आइडेंटिटीज लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आपके पास कई सारे इनपुट रिपीट हो रहे हैं तो x प्लस x का मान जो होता है x, अब सपोज करिए x प्लस x प्लस x प्लस x ये मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, तो आपको उसको एक ही बार लिखना है। रिपीटेड इनपुट्स का इस्तेमाल बार बार नहीं करेंगे। अगला चलते हैं, जो हमारा फोर्थ है, ठीक है। फोर्थ ये कहता है कि x प्लस x का कॉम्प्लीमेंट। मैंने कल बताया था कि कुछ बड़ी किताबों में या स्टैंडर्ड बुकों में आपको x प्राइम भी लिखता है, x डैश। तो x डैश और x ये दोनों एक ही चीज़ है भाई, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है 100%। कि जैसे कल एक सिंबल आया था बफर का, कि बफर का सिंबल आके घबरा गए कि ये सिंबल किस चीज़ का है, ठीक है। तो x प्लस x का बार इज इक्वल टू 0, याद रखिएगा, ठीक। अगर ये आइडेंटिटीज आपको याद नहीं रहेंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये क्या है? कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ है। अगर आप इसको हिंदी में बोलेंगे साचर नियम, तो ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ है। क्या है कि अगर y प्लस जेड को जोड़ें देन उसमें x का एडिशन करें, या x प्लस वाई को पहले जोड़ लें देन उसमें z का एडिशन करें, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। आगे चलते हैं, एक और होता है x y प्लस जेड। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। एक और होता है कि अगर x का कॉम्प्लीमेंट, पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? x का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट बिकम्स x। आगे क्या होता है? आगे चलेंगे तो एक और होता है हमारे पास, क्या? x प्लस वाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट। ये अभी मैंने कुछ बेसिक आइडेंटिटीज बताई हैं जिनका उपयोग हम करेंगे। देखिए आप लोग गणित तो पढ़ते ही हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग वैसे भी एकदम महारत हासिल किए हैं, तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा मैथमेटिक्स के होनहार छात्र हैं कि आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा याद रखना है, ये जो हमारे पास कुछ है इनका विशेष ध्यान रखना है। अभी हम कुछ और भी लिखते हैं आइडेंटिटीज, वो आपको ध्यान रखना है। जितना मैंने आपको यहाँ पे
क्या x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस x इज इक्वल टू एक्स एंड x प्लस x का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। ये आपको पता होना चाहिए। एक मिनट, एक चीज यहां पे कर लीजिए 1, यहां पे कर लीजिए 1 बिकॉज यहां पे प्लस है। अगर ये इनटू में होता है तो 0 होता है, क्योंकि अगर x का मान 0 है तो ये 1 हो जाएगा। यहां पे 1 कर लीजिए प्लीज, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 0 है तो x कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। तो यहां पे सही कर लीजिए थोड़ा सा, x प्लस x का बार इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन इनटू होता तो 0 हो जाता है, क्यों? क्योंकि 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहां कंफ्यूज ना होइए, इसको सही करिए थोड़ा सा कि x प्लस x का बार इज इक्वल टू 1। ये आपको 4 महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज हैं, याद करना है। इसके हम आगे चलते हैं, तो अब हम कुछ एंड ऑपरेशन पे काम करेंगे। देखिए हमारे पास डिजिटल लॉजिक डिजाइन में 2 ही ऑपरेशन होते हैं, या तो और या तो एंड। अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट छोड़ दें तो इनटू होगा या प्लस होगा, तो अभी हमने प्लस की बात की है, ठीक। इसके बाद कुछ और आइडेंटिटीज हैं, उनको देख लेते हैं। अगर x इंटू 0 है तो इसका मान क्या होता है 0, x इंटू 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अगली आइडेंटिटी क्या है? अगली आइडेंटिटी है हमारे पास, अगर x इंटू 1 लिखा हुआ है तो इसका मान होता है, x इंटू 1 का मान होता है, x इंटू 1 का मान x, ठीक है। अगली आइडेंटिटी अगर x इंटू एक्स कई बार रिपीट हो रहा है तो मैंने पहले भी कहा उसको हम लोग एक बार x लिखेंगे। अगर x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट है तो ये 0 होता है, ठीक है। x इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। नेक्स्ट आपका हो गया, अगर आप x से y को मल्टीप्लाई करिए या y से x को मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे x में y को मल्टीप्लाई करिए चाहे y को x में मल्टीप्लाई करिए। पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, इन डॉट ऑपरेशन, ठीक है, याद रखिएगा। एक और हमारे पास आता है जो हमने आपसे कहा एसोसिएटिव, कि x इंटू वाई इंटू जेड, यहां पे आप कर सकते हैं x इंटू वाई इंटू जेड। ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ के रूप में, चाहे वाई जेड को पहले मल्टीप्लाई करिए फिर x का उपयोग करिए, या x वाई को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए देन जेड का इस्तेमाल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आते हैं, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है x प्लस वाई जेड, ऐसे लिखा हुआ है x प्लस वाई जेड, तो इसको लिख सकते हैं आप x प्लस वाई और x प्लस जेड। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है x प्लस वाई इंटू जेड, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x प्लस जेड। ये बहुत ज़्यादा उपयोग, ये सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला है। देखिएगा जितना भी मिनिमाइजेशन करेंगे उसमें ये बहुत कारगर होगा और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाएगा, इसीलिए मैं इसको डब्बे में कर दे रहा हूँ, बॉक्स में। एक और होता है, अगर हम लोग समझें यहाँ पे अगली आइडेंटिटी क्या, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, x इंटू वाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट। प्लस छूट गया था। बेसिकली ये डिमॉर्गन्स लॉ में आते हैं, ठीक है, कि x इंटू वाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो x कॉम्प्लीमेंट प्लस y के कॉम्प्लीमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं, इनको आपको एकदम दिमाग में रख लेना है कि इन आइडेंटिटीज का उपयोग करके हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करेंगे, या कोई लॉजिक डायग्राम दिया होगा उस लॉजिक डायग्राम में क्या करेंगे, उस लॉजिक डायग्राम में आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट निकालने के बाद इन आइडेंटिटीज को अप्लाई करके मिनिमाइज करेंगे कि फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, उसी से हम आउटपुट को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, हाँ ये वाला जो है ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो x इंटू वाई हो गया ना, यहां से देखिए x इंटू वाई हो गया, और ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे एक चीज सही कर लीजिए, यहाँ पे होगा x इंटू जेड। ठीक है, x यहां से x इंटू वाई और यहां से x इंटू जेड। ठीक है, वेरी गुड। बस ठीक है, और उसके बाद ये आपके हैं डॉट में, यहाँ पे डॉट में है, वहाँ पे आपके प्लस में। ठीक है, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x प्लस जेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने आपसे कहा था कि बूलियन आइडेंटिटीज के बाद हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडर। एडर की बात करेंगे। अगर आप लास्ट बीपीएससी टीआरई 4.0 का उठाएंगे पेपर, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, हाफ एडर का है, कि जो दो हमारे आउटपुट्स मिलते हैं उनका नाम क्या है। एडर से क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर आप जो दो आउटपुट निकलते हैं उनका नाम क्या है, तो एक का नाम होता है सम, एक का नाम होता है कैरी। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको आसानी होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं अपने पहले कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट पे, जिसका नाम है एडर। देखिए, हम लोग कोई सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ एग्जाम से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एडर। एडर का उपयोग क्यों कर रहे हैं? अगर हमको एडिशन परफॉर्म करना है, अगर हमको एडिशन परफॉर्म करना है, दो या दो से अधिक बिट्स को जोड़ना चाहते हैं, तो वी विल यूज एडर। ठीक, अगर आप एडर की बात करते हैं तो आपको एडर दो टाइप के मिलेंगे। क्या क्या? पहला एडर मिलेगा हाफ एडर। पहला क्या होगा? हाफ एडर, और दूसरा जो होगा फुल एडर। ठीक है, आप लोग को इतना पता होगा कि जब दो नंबर जोड़ा जाता है 4, 5, 6, 7, तो 7, 5, 12, 12 कैरी 1, तो ये जो हासिल होता है इसी को बोलते हैं कैरी। तो उसी तरीके से अगर एडर में चलेंगे, तो हमको क्या क्या मिलेगा? सम, और क्या मिलेगा? कैरी। एग्जाम में यही पूछा गया था कि हमारे पास जो एडर होता है उसमें मिलने वाला जो आउटपुट होता है उसका नाम क्या है, तो सम और कैरी। अब चलते हैं आगे। हाफ एडर का इस्तेमाल कब करते हैं? हाफ एडर का इस्तेमाल जब आपको 2 बिट्स ऐड करनी हो, जब आपको 2 बिट ऐड करनी हो। ठीक है, मतलब यहां पे कैरी आपको नहीं मिलता, यहां पे आपको क्या है कि 2 बिट्स अगर ऐड करनी है तो वहां पे आप हाफ एडर करेंगे। लेकिन जब आपको मोर देन 2 नंबर्स, ठीक, 2 नंबर्स ऐड करने होंगे तो वहां पे आप यूज करेंगे फुल एडर। ठीक, 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए, ठीक है, अगर आपको
बिट क्या नंबर कर लो यहाँ पे, तो कंफ्यूज हो जाओगे। 2 नंबर्स जोड़ने हैं तो वहाँ पे यूज कर सकते हो हाफ एडर, लेकिन जहाँ पे आप क्या करोगे 2 से अधिक नंबर यूज करना हो वहाँ पे यूज करेंगे फुल एडर। चलिए इस पे कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या आउटपुट हमारा निकल के आएगा। चलते हैं हाफ एडर पे काम कर लेते हैं। हाफ एडर, मैंने कहा यहां पे सिर्फ 2 बिट्स होंगी, ठीक है, ठीक है, यहां पे क्या होंगे 2 बिट्स होंगे। तो पहला बिट मान लीजिए आपका x है, पहला बिट x है, दूसरा y है, और यहां पे आपको मिलेगा क्या सम, क्या मिलेगा सम, और यहां पे क्या मिलेगा कैरी, और इसी सम और कैरी का एक्सप्रेशन लिखेंगे यहां से, ठीक है। ये क्या होगा देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, 2 इनपुट्स हैं तो 2 इनपुट्स हैं तो बनेंगे 4 कॉम्बिनेशन। क्या बनेंगे 4 कॉम्बिनेशन, कौन कौन से 0 0 0 1 1 0 1 1, कैसे 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1। अगर देखो 0 + 0 0 होता है, सम 0 कैरी 0, 0 + 1 सम कितना हो गया 1, कैरी क्या हो गया 0, 1 + 0 1 + 0, तो 1 + 0 1 होता है, कैरी क्या हो गया 0, 1 + 1 1 + 1 का मतलब क्या हो गया 1 + 1 0 विद कैरी ऑफ 1, ठीक, क्या बोलेंगे 1 + 1 विद क्या हो जाएगा 1 विद कैरी 0, ठीक है ना। यहां समझो थोड़ा सा, ठीक है, एक एक कितना होता है 2 होता है ना भाई, तो 2 का बाइनरी कितना होगा 2 का बाइनरी कितना होगा 1 0, तो क्या बनेगा 1 1 1 1, ठीक है, आपको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 1 1 1 विद कैरी 0, देखो क्या मिल रहा है 1 1 1 विद कैरी 0। क्या हो रहा है भाई आज, कैरी उधर लिखा हुआ है 1 1 सम 1 1 0 विद कैरी 1, ये कैरी में जाएगा, ठीक है, कैरी बिट आपकी यहां पे आ रही है। फिर से देख लो, समझा देता हूं, अगर 1 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा 1 1 0 विद कैरी ऑफ 1, 1 1 2 होता है ना, तो 2 का वो निकाल लो बाइनरी, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2, ये 0 हो गया, तो क्या आ गया 1 1 0 1 1 सम 0 और कैरी 1। इस तरीके से आपके पास क्या आएगा, ये है ट्रुथ टेबल। अब इसी से बनाएंगे एक्सप्रेशन, इसी से बनाएंगे एक्सप्रेशन। चलिए अब देखिए कल हमने इस्तेमाल किया था यहाँ पे 2 गेट, एक एक्सॉर गेट और एक इस्तेमाल किया था एक्सनॉर गेट। एक्सॉर गेट के बारे में हमने आपको ये बताया था कि जो हमारा सेम इनपुट्स होता है, सेम इनपुट्स पे आउटपुट क्या मिलता है 0, सेम इनपुट्स पे आउटपुट क्या मिलता है 0, लेकिन जहाँ डिफरेंट इनपुट्स होंगे वहाँ पे आउटपुट 1 मिलता है। तो मतलब ये कुछ मिला के क्या है, एक प्रकार का एक्सॉर गेट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया हमारा x, ये हमारा हो गया y और ये हो गया हमारा एक्सॉर गेट, ठीक, यहां पे मिला सम, ठीक है। तो सम का अगर s = लिखें तो क्या मिल गया x एक्सॉर y, इसकी बात कर रहे हैं।
सम के लिए हमने क्या लिखा, बूलियन एक्सप्रेशन x XOR y। क्यों, आपको कल बताया था कि सेम इनपुट्स पे आउटपुट 0 मिलता है, तो सेम इनपुट्स पे आउटपुट 0 मिल रहा है तो ये XOR गेट हो गया। डिफरेंट इनपुट्स पे आउटपुट 1 मिलता है तो ये हमारा एक तरीके का XOR गेट हो गया। ठीक, अब हम बात करेंगे अपने कैरी की। तो कैरी की बात करें तो क्या हो रहा है, 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1, जस्ट लाइक एंड गेट। क्या है, एंड गेट। तो हम यहाँ पे एक एंड गेट लगा देंगे ऐसे, और यहाँ से उठाएंगे अपना इनपुट और इसको ऐसे जोड़ेंगे, और यहाँ से उठाएंगे इनपुट ऐसे जोड़ेंगे, तो ये हो गया C। कैरी के लिए एक्सप्रेशन आ गया x इंटू वाई, एंड गेट लगा है इसलिए x इंटू वाई। तो ये ध्यान होना चाहिए कि अगर हाफ एडर की बात कर रहे हैं तो हाफ एडर में हमारे पास सम के लिए एक्सप्रेशन x XOR y होगा और कैरी के लिए क्या होगा, x इंटू वाई। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी भी तरीके से हाफ एडर से आउटपुट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो सम के लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, या कैरी के लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पे जब तक आपको पता नहीं होगा कि क्या होता है तो आप कंफ्यूज होंगे, आपको डाउट हो सकता है। चलिए, ये हो गया आपका लॉजिक डायग्राम हो गया, और ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल। चलते हैं आगे, एक और एडर जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फुल एडर के रूप में। ठीक है, फुल एडर के रूप में हम लोग करेंगे। तो फुल एडर का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको 2 से ज़्यादा नंबर जोड़ने हो, 2 से ज़्यादा नंबर हमको जोड़ने होंगे तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे फुल एडर। यही डिफरेंस है हाफ एडर और फुल एडर में। ये दोनों ही क्या है, एक प्रकार की कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग एडिशन ऑपरेशन के लिए करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हमने कहा मोर देन 2 इनपुट्स, तो आपके पास क्या आ जाएंगे यहाँ पे इनपुट्स आपके 2 से ज़्यादा होंगे। तो इनपुट आपने पहला कह दिया कि सर पहला x हो गया, दूसरा y हो गया और तीसरा z। ठीक है, उसके बाद आपको मिलने वाला जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, कैरी और सम। क्या क्या मिलेगा, कैरी और सम। ठीक, कैरी और सम। अगर हमारे पास 3 इनपुट लाइंस हैं तो मिलने वाले जो बनेंगे कॉम्बिनेशन 2 की पावर 3 का मान क्या होता है, 8। तो यहाँ पे कुल 8 कॉम्बिनेशन आएंगे। क्या आएंगे, तो देखो 8 कॉम्बिनेशन लिखो, कैसे हम बता रहे हैं। 8 कॉम्बिनेशन लिखने का सबसे बढ़िया तरीका कि कोई कॉम्बिनेशन छूट ना जाए। सॉरी, नंबर्स लिख दिया मैंने, मैं काउंट कर रहा था कुल 7 लाइन्स हुई कि नहीं, तो 7 लाइन्स हो गई। एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1। उसके बाद 00, 11, 00, 11। उसके बाद 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 1। देखिए ये आपके 8
कॉम्बिनेशन आए, जब आपके पास 3 इनपुट लाइंस होती हैं, 3 इनपुट लाइंस होने पे ये आपका क्या है, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिए 0 + 0 0, 0 + 0 0, तो कैरी क्या मिला, सम हुआ 0, कैरी 0, कुछ मिला नहीं। उसके बाद 0 + 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, सम हो गया 1, कैरी क्या हो गया 0, 0 + 1 1, 1 + 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, सम आ गया 1, कैरी हो गया 0। बहुत सिंपल है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहां पे 0 + 1 1, 1 + 1 1 + 1 0 विद कैरी 1, कैरी 1, ये 0। ठीक, बहुत ध्यान से नॉर्मल लिखेंगे, लिख ले जाएंगे। ये क्या मिलेगा, 1 + 0, 1 + 0 1, और 1 + 0, सब मिला 1, कैरी हो गया 0। रटना नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है, आराम से लिखिए। उसके बाद देखिए 1 + 0, 1 + 0 1, एंड 1 + 1, 1 + 1 1, 1 + 1 0, सम 0, कैरी 1। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 1 + 1, 1 + 1 1 विद कैरी 0 + 0, तो कैरी 1, सम 0। ठीक है, उसके बाद चलेंगे 1 + 1, 1 + 1 1, 1 + 1 0 विद कैरी 1, कैरी में जब आप 1 जोड़ देंगे तो 3, मतलब यहां पे आ जाएगा 1 1। याद रखिएगा 1 + 1 + 1 = 1 विद कैरी 1 होता है। ये याद रखिएगा कि 1 + 1 + 1 = 1 विद कैरी 1 होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका बना ट्रुथ टेबल फॉर फुल एडर। ठीक है, अब देखिए हम लोग के पास एक तरीका होता है के मैप। तो के मैप का इस्तेमाल हम यहां पे करेंगे, जिसको करनॉट मैप बोलते हैं। ठीक है, करनॉट मैप जो काम करता है वो काम करता है ग्रे कोड पे। ठीक है, एक टॉपिक और आएगा यहां पे जिसको हम लोग बोलते हैं के मैप, या यही बात कर लेता हूं। के मैप का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, अपने बूलियन एक्सप्रेशन को पहले निकालेंगे, फिर मिनिमाइज कर लेंगे। ठीक है, मतलब मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन का एक तरीका है के मैप, जो के मैप काम करता है किसके ऊपर, ग्रे कोड पे। किस पे काम करता है, ग्रे कोड। और ग्रे कोड ये कहता है कि एक बार में एक ही बिट चेंज हो सकती है, एक बार में एक ही बिट्स बदली जा सकती है। आपका जो के मैप होता है वो काम करता है किसके ऊपर, के मैप काम करता है आपका ग्रे कोड पे। और ग्रे कोड हमको ये कहता है कि हम एक बार में एक ही बिट्स को चेंज कर सकते हैं, बस। ठीक, तो के मैप हमारे पास 2 वेरिएबल्स का भी हो सकता है, के मैप हमारे पास 3 वेरिएबल्स का भी हो सकता है, के मैप हमारे पास 4 वेरिएबल्स का भी हो सकता है, एंड 5 का भी हो सकता है। लेकिन 5 वाला जो होगा वो इतना टफ क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं पूछेगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में आते हैं, वो उसके लिए टाइम टेकिंग होता है। इन सब से जुड़ी एक और टॉपिक आएगा जिसको बोलते हैं डोंट केयर कंडीशन। क्या बोलते हैं, एक और टॉपिक हमारे पास आएगा डोंट केयर कंडीशन। इस पर एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। डोंट केयर कंडीशन पे एक क्वेश्चन आया है आपके बीपीएससी में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको बता देंगे। शायद कुछ उससे क्वेश्चन जुड़ा हुआ है डोंट केयर से, अभी देख लेंगे कुछ दिन बाद।
परेशानी की बात नहीं है। अब हम क्या यूज़ करेंगे, के मैप। अगर हम के मैप यूज़ कर रहे हैं तो के मैप को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने इस सम के लिए क्या बूलियन एक्सप्रेशन आएगा वो निकाल सकते हैं। कैरी के लिए क्या बूलियन एक्सप्रेशन आएगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं, निकालते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा बूलियन एक्सप्रेशन सम के लिए आता है और क्या हमारा कैरी के लिए। चलिए कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट लाइंस हैं, तो हम लोग 3 वेरिएबल का के मैप, चूँकि आप लोग ऑलरेडी बीटेक किए होंगे या एमएससी कंप्यूटर साइंस से किए होंगे तो आप लोग को पता है कि के मैप कैसे बनता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे बताऊँगा। के मैप बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कई तरीके हैं आपके पास। ठीक है, आप के मैप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि हम लोग कोई यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से चल रहे हैं, तो ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। ठीक है, YZ। अब ये क्या होगा, आपका 0 हो सकता है, ये 1, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से x बार है और ये क्या है, ये आपका x है। ये क्या होगा, 0 0 0 1 1 1 1 0। देखिए, एक बार में एक ही बिट चेंज होगी, यहाँ 0 0, यहाँ पे 0 1, ये पहली बिट चेंज हो गई, यूनिट प्लेस पे डिजिट चेंज हुई। आगे चले 1, अब ये प्लेस कांस्टेंट है, ये प्लेस चेंज हुई और फिर यहाँ पे गए तो क्या हुआ, 1 0। ठीक है, मैं फिर से लिखता हूँ, क्योंकि है ये पैनल 0 0 0 1 1 1 1 0। थोड़ा सा और इसको अगर बॉक्स को बड़ा बना लेते हैं तो 1-2 चीज़ लिखने में बड़ी आसानी हो जाएगी और आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। क्यों, डब्बा को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा बक्सा है, बॉक्स है, और इस बॉक्स को कुछ थोड़ा सा इससे लिख लेते हैं। ये 0 हो गया, ये 1, ये तरीके से x बार है और ये क्या है, एक तरीके से ये x है। ठीक, अगर देखो तो ये क्या बनेगा, 0 0 0, ये क्या बना, यहाँ से देखो 0 0 0, ये क्या बना, ये क्या बना, 0 0 1, ये क्या बना, 0 1 1, ये 0, ये 1 1, ये क्या बना, 0 1 0, ये क्या बना, 1 0 0, ये क्या बना, 1 0 1। देखो यहाँ देखो 1 1 1, यहाँ देखो 1 1 0। अगर इस बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट कर दें इसमें डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो तुम पाओगे क्या, तुम पाओगे ये कि ये है 0, ये क्या है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 1, ये क्या है 3 है और ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक, थोड़ा ध्यान देना, 0 1 2 3, ये तुम्हारा 4 है, देख लो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये क्या है 5, ये तुम्हारा 6 और ये तुम्हारा 7। ठीक, ये तुम्हारा 7 के मैप से हम लोग कर रहे हैं। के मैप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको वहाँ पे जो हमारे एडर है उसका क्या करना है, उसका आउटपुट कैलकुलेट करना है सम के लिए, और हमको कैलकुलेट करना है इसके लिए कैरी के लिए कि क्या बूलियन एक्सप्रेशन होके आएगा एग्जाम में, ध्यान देना है। चलते हैं, पहले हम लोग बनाते हैं सम के लिए अपना आउटपुट देखते हैं थोड़ा सा। सम के लिए अगर देखें तो आउटपुट कहाँ 1 मिल रहा है, आउटपुट जो 1 मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, 0 0 1 पे मिल रहा है। तो 0 0 1 पे देखते हैं, 0 0 1, एक तो आपको आउटपुट यहाँ मिल रहा है, एक आपको आउटपुट यहाँ मिल रहा है, यहाँ 0 0 1 पे। बैक आते हैं, देखिए 0 0 1 पे मिला है 1, सम के लिए लिख रहे हैं भाई, ध्यान देना। फिर 0 1 0 पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 0 1 0, 0 1 0 कहाँ पे, ये मिल रहा है, देखिए। उसके बाद आउटपुट मिल रहा है आपको कहाँ पे, 1 0 0 पे, कहाँ मिल रहा है, 1 0 0 पे, 1 0 0 ये मिल रहा है।
इसके बाद आते हैं उसके बाद जो मिल रहा है आउटपुट वो मिल रहा है 111 पे। कहाँ मिल रहा है? 111 पे, यहाँ मिल रहा है। अब देखिए, अगर कोई पेपर ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये एक पेपर है, जैसे मान लीजिए ये आपका के मैप है, ये पेपर है, रफ पेपर है, ब्लैंक पेपर है, तो इसको मान लेते हैं कि इसमें कितने खाने, ऐसे 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 हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करने का मतलब क्या है? इस अगर ये पहले देखा जाए कितने खाने, 8 खाने हैं, तो मैक्सिमम की करते हैं 8 की। अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ भी 1, 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 तो इसको क्या कर सकते थे? चाहे ऐसे फोल्ड कर लें और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दें और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दें। तो अगर 8 की ग्रुपिंग हो जाती तो इसका मान होता है 1, लेकिन 8 की ग्रुपिंग हो नहीं पा रही है। ग्रुपिंग या तो हॉरिजेंटल होगी या वर्टिकल होगी। तो अगर हम ग्रुपिंग करने का प्रयास भी करें, अगर हम अपने इस फोल्डर को ऐसे क्या करें, इसको ऐसे यहाँ से घुमाए भी ऐसे, अगर हम इसको ऐसे घुमा भी दें तो ओवरलैप करेगा ही नहीं, यहाँ पे बना ही नहीं, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि ग्रुपिंग हो नहीं पा रही है, ग्रुपिंग हो नहीं पा रही है। ठीक, तो क्या करेंगे? ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है तो सबकी वैल्यू देख देख के लिख देंगे, काम खत्म। तो अगर लिखने चलेंगे सम के लिए तो क्या होगा? सम के लिए बनाएं एक्सप्रेशन। ये क्या है? ये 0 0 1, तो मतलब x बार, देखो यहाँ से x बार y बार, x बार y बार z, x बार y बार z प्लस इसका क्या मान है? 0 1 0, 0 1 0 है x बार y z का बार प्लस ये क्या है? 1 0 0 है, 1 0 0 है तो क्या हो जाएगा? प्लस x y बार z बार प्लस ये क्या है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? x y z। अब देखो इसको मिनिमाइज करो, मिनिमाइज करके देखो क्या बूलियन एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। तो कुछ निकल के आ पाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। अगर देखने का प्रयास करें तो देखो यार, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ और लगाओगे तो देखो ये x बार है और ये x बार है। तो अगर x बार कॉमन कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा? y का बार इंटू जेड और ये y इंटू जेड का बार, और यहाँ से बन जाएगा y एक्सॉर जेड। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ से क्या कॉमन कर लें? यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से x कॉमन कर ले रहे हैं तो y एक्स नॉर आ जाएगा। ठीक है, चलो मतलब इसमें से कॉमन कर ले रहे हैं x बार कॉमन कर लिया तो ये आ गया y बार z और y z का बार। यहाँ से कॉमन करते हैं x तो क्या मिलेगा? y का बार z का बार y z। ठीक है, ये क्या है? एक्सॉर है। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है? एक तरीके से y एक्सॉर z है, और ये क्या है? ये x है और ये y एक्स नॉर z है। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा एक्सॉर गेट है और ये तुम्हारा एक्स नॉर गेट है, तो यहाँ पे सिंबल चेंज है। अगर इसको थोड़ा सा और लिखें, आगे लेके चले तो क्या हो जाएगा? हम लिख देते हैं यहाँ से, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स वाई एक्सॉर जेड प्लस ये एक्स नॉर है ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे बार कॉमन हुआ है बेटा, यहाँ पे बार लगा है, ठीक, बार, और यहाँ पे क्या आ गया? हम इसको लिख सकते हैं y एक्सॉर z का कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज नॉर है, एक्स नॉर गेट है। तो देखो ये क्या बन गया? a का बार इंटू बी प्लस a इंटू बी का बार। तो यू कैन राइट डायरेक्टली वॉट x एक्सॉर y एक्सॉर z। ठीक है, मतलब फाइनल
जो एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया, एस इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस इसको वाई जेड एक्सॉर, कॉम्प्लीमेंट को हटाओ वहां से, ये आ गया तुम्हारा सम के लिए बूलियन एक्सप्रेशन। अब सोचो एग्जाम में अगर आ गया कि फुल एडर में सम के लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो इतनी कहानी करने के बाद मिला क्या, एक्स वाई जेड का एक्सॉर गेट, एक्स वाई जेड का एक्सॉर गेट। तो एग्जाम में इतना रटना मत, एग्जाम में इतना करना थोड़ी है, इतना करेंगे तो हो चुका। ये तो हम तुमको दिखाने के लिए कर दिए कि भैया कि देख लो समझ लो कि कैसे आया, कोई जादू नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आया कैसे ये तुमको याद होना चाहिए कि फुल एडर में एस के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड। अगर एक्स वाई जेड इनपुट्स हैं तो, अगर इनपुट लाइन आपकी अलग है ए बी सी, तो उसके हिसाब से ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, उस तरीके से आपके निकलेंगे। ऐसे ही अगर हम लोग अगर हम लोग क्या करें, कैरी के लिए निकालने चलें, तो कैरी के लिए भी आप निकाल सकते हैं। कैरी के लिए भी हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं कि क्या आएगा बूलियन एक्सप्रेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जब थोड़ा मैथमेटिकल काम है आपको करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन फॉर कैरी, ठीक है। तो हमारा के मैप वापस की मैप वापस यहाँ पे x, यहाँ पे y जी। ये क्या हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0, ये क्या हो गया 0, ये हो गया 1। इसका मान है 0 0 0, ये 0 0 1, ये 0 1 1, ये क्या हो गया 0 1 0। इसको बोलते हैं 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे बाइनरी से डेसिमल में, तो वही आपकी बात जो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने किया है, इतना परिश्रम, उस परिश्रम का फल क्या मिला कि ये है आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब हर बार लिखने थोड़ी चलेंगे कि कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे भाई, एक बार हो गया समझ गए, अब उससे आगे बढ़ेंगे, तेजी गति करना है। चलिए अब आते हैं अपनी ट्रुथ टेबल पे। जो टेबल हम लोगों ने बनाई थी ये, तो पहला आउटपुट कहाँ मिल रहा है 0 1 1 पे, तो 0 1 1 पे 1 मिल रहा है, तो 0 1 1 पे 0 1 1, ये 0 1 1 पे हमको मिल रहा है आउटपुट। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये देखो। और कहाँ मिल रहा है, और मिल रहा है 101 110, चलो 101 110 101 110 यहाँ मिल रहा है, और यहाँ भी मिल रहा है, देख लो यहाँ मिल रहा है आउटपुट लास्ट में 111 पे 111 पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिलने वाले आउटपुट पोजीशन को हम लोगों ने हाईलाइट कर लिया है। अब देखो अगर यहां से इसको उठा के ऐसे फोल्ड करें तो ये ढक जाएगा। अगर इस यहाँ पे ऐसे करें और उठा के ऐसे बंद करने का प्रयास करें तो फोल्ड हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, क्या होगा, क्या ये इससे ओवरलैप हो जाएगा, ये इससे ओवरलैप हो जाएगा, मतलब इसकी एक पेयरिंग हो सकती है। अगर तुमको सर इसको ऐसे मोड़ा जाए, मतलब ऐसे उठा के ऐसे मोड़ दें
तो ये इससे ओवरलैप हो जाएगा। पेयरिंग कहीं एक ही होगी, ऐसा नहीं है कि यहां से ही पेयर, यहां से ही पेयर, यहां से ही पेयर, कि एक ही डिजिट 3 बार, नहीं। पेयरिंग आपकी एक ही जगह से आप कर पाओगे, चाहे जैसे मर्जी है वैसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो और चाहे इनको इनको अलग लिख लो, तुम्हारी मर्जी। तुमको जो पेयर इस्तेमाल करना हो वो कर लो, चाहे पेयर ऐसे बना लो, चाहे पेयर ऐसे बना लो, और चाहे पेयर ऐसे बना लो। पेयर एक ही, मतलब एक बार में एक ही डिजिट काउंट होगी। तो हम एक काम करते हैं हम करते क्या है, इनकी पेयरिंग कर लेते हैं और इनको एज इट इज लिख देंगे। तो जब इनकी पेयरिंग करोगे तो कॉमन क्या होगा, कॉमन बिट क्या होगी, ये वाली, मतलब क्या होगी, x और y। अगर हम कैरी के लिए लिखें तो पहले क्या आ गया, एक्स वाई, क्योंकि 1 यहाँ देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ ये 0 कॉमन नहीं हो रहा है, तो क्या आ गया, एक्स वाई। इसको लिख लो, ठीक, इसको लिख लो बिट के रूप में, अगर तुम पेयरिंग कर रहे हो तो, ठीक। तो अगर पेयरिंग कर रहे हो तो कहां से कर लें, इसकी पेयरिंग कर लो। अगर तो पेयरिंग करेंगे तो बीच की बिट कॉमन नहीं हो रही है, ये वाली बिट कॉमन नहीं हो रही है, ये कॉमन होगी, ये कॉमन होगी, ये कॉमन होगी, ये कॉमन होगी, तो क्या आ जाएगा, अगर एक्स वाई जेड के फॉर्म में है तो प्लस एक्स जेड आ जाएगा। ठीक है, एक्स जेड आ जाएगा, ठीक है। और एक कॉमन कर लो, तो कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, लास्ट के 2 बिट मिलेगी, वाई जेड, यही आ गया तुम्हारा, एक्स वाई, वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया कॉम्बिनेशन, ठीक, एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड, ये तुम्हारा आ गया बूलियन एक्सप्रेशन फॉर कैरी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं फुल एडर और हाफ एडर के एक्सप्रेशन, कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, तो आज की डेट में हम लोगों ने एडर खत्म किया है। एडर के बाद सबट्रैक्टर आता है, सबट्रैक्टर को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, सबट्रैक्टर को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें, सबट्रैक्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं जब सबट्रैक्शन परफॉर्म करना होता है, ठीक है। सबट्रैक्टर हम लोग तब इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग को क्या परफॉर्म करना होगा, सबट्रैक्शन। एडर से क्वेश्चन ये बने थे आपके कि अगर एडर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें मिलने वाले आउटपुट का नाम क्या होता है, सम कैरी होता है। आपसे पूछ सकता है हाफ एडर है तो उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। हाफ एडर है तो उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, वो निकाला हमने यहाँ पे, एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स इंटू वाई। सिमिलरली हमने आपका फुल एडर निकाला, के मैप से उसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है। एक बार में एक ही बिट चेंज होती है, ग्रे कोड पे काम करता है के मैप, ये बताया हमने आपको। फिर आउटपुट को देखते हुए के मैप का इस्तेमाल किया है 3 वेरिएबल का, और फाइनली सम के लिए निकाला, फिर ऐसे ही कैरी के लिए निकाला। तो सम कैरी के लिए निकाला हमने एक्सप्रेशन, वो देखा हम लोगों ने। इस तरीके से हमारा यहाँ पे जाके एडर खत्म हुआ है। कल बात करेंगे सबट्रैक्टर की, और कल का जो टॉपिक होगा उसमें एक और पॉइंट हम जोड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएस कॉम्प्लीमेंट। आरएस कॉम्प्लीमेंट जोड़ेंगे। कल का टॉपिक ये होगा कि आरएस कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट। कल चर्चा इसके ऊपर होगी कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आर बेस होता है। अगर आर का मान क्या हो गया 10, तो ये क्या बन जाएगा 10s कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा 10 माइनस 1 9s कॉम्प्लीमेंट। अगर आर का मान क्या होता है 10, तो ये बनेगा ठीक है।
अगर r का मान 10 है तो ये बनेगा 10s कॉम्प्लीमेंट, और अगर ये बनेगा 9s कॉम्प्लीमेंट। और अगर बाइनरी में होंगे तो r का मान 2 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अगर r का मान 2 है तो ये बन जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट, ये बन जाएगा आपका 2s कॉम्प्लीमेंट, ये बनेगा 1s कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अगर बाइनरी सर्किट में चलें तो बाइनरी सर्किट में ना, बाइनरी सर्किट में ये होता है कि हम लोग जिस तरीके से पेपर पेंसिल पे 9 में से 5 को घटा देते हैं आंसर 4 आ जाता है, इतना आसान नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। 9 में से 5 को घटा दें 4 आ जाए तो इतना आसान नहीं होता जितना आपने पेपर पेंसिल से करके काम कर लिया अपने कॉपी पे, बहुत ज़्यादा इफिशियंट नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट के हेल्प से सब्ट्रैक्शन किया, हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करके सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया अपने बाइनरी या डीएलडी में, डिजिटल लॉजिक सर्किट में। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन निकालना बहुत ज़रूरी है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप वगैरह पे आएंगे कि डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ट्रिगरिंग क्या होती है, पर्पस ऑफ डोंट केयर कंडीशन क्या होता है। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करके अपने डीएलडी को पहले करेंगे। मैं कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं अपने सिलेबस को थोड़ा सा मॉडिफाई करने का प्रयास कर रहा हूँ कि शुरुआत के मैं सोच रहा हूँ 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे डीएलडी का टॉपिक डिस्कस किया जाए, और फिर जो 3 दिन है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसमें एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है जिसको आप बोलते हो डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर ये डिस्कस करें, और इसी के साथ हम मतलब डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करते करते कहाँ चले जाएंगे, डिजाइन, एनालिसिस एंड एल्गोरिदम पे। डिजाइन, एनालिसिस, डिजाइन एंड एनालिसिस, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, तो कुछ ऐसा टॉपिक चलाएंगे कि 2 सब्जेक्ट को साथ साथ लेके चलें, एक सब्जेक्ट से आप बोर ना हो जाए, आपका मन ना भर जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है और ये आपका कंप्यूटर साइंस का कोर सब्जेक्ट है। तो आपका भी थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिले, आप भी थोड़ा कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ें। आना तो क्वेश्चन डीएलडी से भी है, आना क्वेश्चन आपका इनसे भी है। तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे डिस्कस करेंगे डीएलडी के पार्ट को, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर, डिजाइन, एनालिसिस एंड एल्गोरिदम। ठीक, ऐसे कुछ चलेंगे। तो कल भी डीएलडी डिस्कस करेंगे बिकॉज कल वेडनेसडे है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे लास्ट के 3 दिन डेटा स्ट्रक्चर, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एडर पढ़िएगा, कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी तो आप कमेंट करके, हमारा जो ये नंबर है इस नंबर पे आप फ़ोन करके कह सकते हैं कि सर के टॉपिक को रिवाइज करा दीजिए, सर के टॉपिक को रिवाइज करा दीजिए, मैं आपके टॉपिक को रिवाइज कर दूंगा। नंबर है 9628959237 पे कॉल करके आप बता दीजिएगा कि सर का ये टॉपिक रिवाइज करा दीजिए, मैं रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप हमारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स को लाभ ले सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे इसी चैनल पे आपके समक्ष कंप्यूटर साइंस के बीपीएससी टीआरई 4.0 के बैच में। तब तक के लिए रखिएगा अपना खास ख्याल। गुड नाइट, टेक केयर।